कोरोना वायरस से मुतासर चीन के वुहान शहर से 321 हिंदुस्तानियों को लेकर एयर इंडिया का दूसरा तैयारा पहुंचा नई दिल्ली। इसमें उत्तर प्रदेश के 53 लोग हैं शामिल। आयुष्मान स्कीम से महरूम रहने वाले लोगों को रियासत में मिलेगा मुख्यमंत्री जन आरोग्य स्कीम का फायदा। मेलों के जरिए बनाए जाएंगे गोल्डन कार्ड। 5 लाख रुपए तक की तिब्बी सहूलत मिलेगी मुफ्त। लखनऊ में मॉर्निंग वॉक पर निकले हिंदूवादी लीडर रंजीत बच्चन का गोली मारकर कत्ल की वजूहात का नहीं चल सका है पता। चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिस एहलकारों को किया गया मुअत्तल। और भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में 5-0 से हासिल की कामयाबी। आखिरी मैच में भारत ने मेजबान टीम को 7 रनों से दी शिकस्त। आदाब, मैं हूं ज़ेबा शहाब और अब खबरें तफसील से। कोरोना वायरस से मुतासिर चीन के वुहान शहर से 321 हिंदुस्तानियों को लेकर एयर इंडिया का दूसरा तैयारा आज सुबह नई दिल्ली पहुंचा, जिनमें हिंदुस्तानी सफारत खाने के 2 अफसर और मालदीव के 7 शहरी भी शामिल हैं। आज आने वाले तैयारे में 227 मर्द और 94 ख्वातीन हैं, जिनमें 282 तलबा और 3 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के 53 और बिहार के 42 लोग शामिल हैं। इसके अलावा दीगर रियासतों के भी शहरी हैं। एयर इंडिया के 2 तैयारों के जरिए अब तक 645 लोग वुहान से निकाले जा चुके हैं। इससे कबल 324 हिंदुस्तानी बाशिंदे शनिचर को एयर इंडिया के पहले तैयारे से भारत वापस पहुंचे, जिसमें से 104 लोगों को आईटीबीपी छावला कैंप और 220 लोगों को मानेसर में रखा गया है। इन लोगों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। चीन का सफर करने वाले केरल के एक शहरी के कोरोना वायरस से मुतासिर होने की इतवार को तस्दीक होने के साथ ही भारत में इस बीमारी का ये दूसरा मामला सामने आया है। महकमा सेहत ने कहा है कि मरीज कोरोना वायरस से मुतासर पाया गया है और इसे अस्पताल के एक अलहदा कमरे में रखा गया है। उन्होंने बताया कि मरीज की हालत मुस्तहकम है और इस पर करीबी नजर रखी जा रही है। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला केरल में ही दर्ज किया गया था, जहां एक तालिब इल्म के इससे मुतासर होने की तस्दीक हुई थी। हुकूमत हिंद ने भी लोगों से इस वायरस को लेकर किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। साथ ही वजारत सेहत ने लोगों को सलाह दी है कि वो साफ सफाई पर खुसूसी तवज्जो दें। ये वायरस हमारे देश में ना फैले, उसके लिए आप पर्सनल हाइजीन ऑब्जर्व करिए। अगर आपको खांसी है तो जिसे कहते हैं कफ गुड एडिकेट ऑब्जर्व करिए। इसका मतलब क्या है कि या तो रुमाल या टिश्यू पेपर में खांसिए, अपने एल्बो में खांसिए, ताकि दूसरों को ये इन्फेक्शन ना दे। आप चाइना से आए हैं, स्पेशली वुहान से आए हैं, या सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग से आए हैं, तो आने के बाद 14 दिन प्लीज अपने होम आइसोलेशन में रहिए। अपने परिवार, अपने फ्रेंड्स से ज्यादा कांटेक्ट मत करिए। अगर आप किसी के कांटेक्ट में आए जो चाइना या इन कंट्रीज के कांटेक्ट में आया किसी और व्यक्ति के, तो तब भी आपको अपना ये 14 दिन का आइसोलेशन ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सारे हमारे जो भारत भर में डॉक्टर्स हैं और ऑफिशियल्स हैं, वो भी रेडियो टॉक्स दे रहे हैं, वो भी टीवी पे आके बता रहे हैं। तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही आप लीजिए। और कोई भी आपका सवाल है तो हमारी एक हेल्पलाइन है, उस पर आप फोन कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन का नंबर नोट करिए, 011-239-78046। तो हम सब भारतवासियों को अलर्ट रहने की जरूरत है, पैनिक नहीं हमें करना। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने चंदौली के नौगढ़ में जन आरोग्य मेले का इफ्तिताह करते हुए कहा कि हर शख्स को बीमारियों से महफूज रखने के मकसद से समाज के हर तबके के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला शुरू कर रहे हैं।
इन मेलों में आयुष्मान और मुख्यमंत्री आरोग्य स्कीम के कार्ड बनाए और तकसीम किए जाएंगे। हर अस्पताल में डॉक्टरों की माहिर टीम लोगों को बेदार करेगी और सेहत से मुताल्लिक मसाइल का तस्फिया करेगी। इसमें कई महकमों को जोड़ा गया है और नोडल महकमे की जिम्मेदारी महकमे सेहत को दी गई है। इसका मकसद समाज के आखिरी शख्स तक तिब्बी सहूलियत का फायदा पहुंचाना है। गोल्डन कार्ड जो आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में बनने हैं, यह हर व्यक्ति अगर अपने पास बना लेगा तो जितने भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं उन सभी हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो सकती है। और इस दृष्टि से ये जितने स्वास्थ्य मेले, आरोग्य मेला लग रहे हैं, आज से प्रारंभ हो रहे हैं, हर सप्ताह हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के गोल्डन कार्ड भी बनेंगे, उनके वितरण की व्यवस्था भी होगी। इसके साथ ही वहां पर मिशन इंद्रधनुष का हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं से आच्छादित करने की व्यवस्था प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर सप्ताह उपलब्ध रहेगी। इससे यह देश की बहुत बड़ी स्वास्थ्य जागरूकता का एक अभियान भी है और स्वास्थ्य जागरूकता के इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग के साथ ही चिकित्सा शिक्षा, विभिन्न चिकित्सीय संगठनों के साथ ही जनप्रतिनिधियों की सहभागिता, समाज के जागरूक और सामाजिक स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता भी अत्यंत आवश्यक है, जिससे समाज में कोई व्यक्ति ये न कहे कि मेरे पास बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा अब तक नहीं पहुंच पाई है। सनीचर को वजीर मालियात निर्मला सीतारमण ने मुल्क का आम बजट पेश किया। अवामी बहबूद का यह बजट नए भारत के ख्वाब को पूरा करने की सिमत में एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। बजट में गांव, गरीब, किसान और ख्वातीन पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करने के साथ ही मईशत की मजबूती के लिए भी बहुत कुछ है। हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसे, हमारा वतन डल लेक में खिलते हुए कमल जैसा, नौजवानों के गर्म खून जैसा। मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन, दुनिया का सबसे प्यारा वतन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार सुबह जब अपने सहयोगी मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ नए दशक के पहले आम बजट को पेश करने के लिए लाल रंग के पारंपरिक बही खाते को लेकर संसद भवन पहुंची तो लोगों की उम्मीदें चरम पर थी। वित्त मंत्री के सामने थी जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करने की चुनौती, तो साथ में ही अर्थव्यवस्था को विकास की पटरी पर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ाने का दबाव। संसद में ठीक 11 बजे वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण का पिटारा खोला तो उसमें समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ था। वित्त मंत्री ने साफ कहा कि बजट का मकसद लोगों की आय और खरीद क्षमता बढ़ाने के साथ ही रोजगार, मजबूत कारोबार और महिलाओं का कल्याण है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत में ही 3 बिंदुओं में बजट की थीम बता दी। This budget is woven around 3 prominent themes. One, aspirational India, in which all sections of the society seek better standards of living with access to health, education and better jobs. 2, economic development for all, indicated in the Prime Minister's exhortation of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. And 3, ours shall be a caring society that is both humane and compassionate. Antyodaya is an article of faith.
इससे पहले पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बजट को मंजूरी दी गई। संसद में अपना दूसरा बजट पेश करने के लिए संसद आने से पहले अपनी टीम के साथ वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उनके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, वित्त सचिव राजीव कुमार एवं मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी थे। कुल मिलाकर देखें तो पीएम मोदी न्यू इंडिया बनाने की बात कह चुके हैं। ये बजट उसी नए भारत के सपने की दिशा में एक कदम साबित होगा। पार्लियामेंट में पेश हुए आम बजट को लेकर मरकजी वजीर मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने कहा कि इस बजट के बाद मुल्क दहे तरक्यात की सिमत में आगे बढ़ेगा। ये बजट आम शहरियों और किसानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए बजट में जो इंतजाम किए गए हैं वो काबिल सताइश हैं। बजट में आयुष्मान स्कीम में मुल्क के सभी अस्पतालों को जोड़ने का जो ऐलान किया गया है, इससे समाजी तहफ़्फ़ुज़ को तक़वियत मिलेगी। बजट में सभी तबकों का ख्याल रखा गया है। ये बजट मुस्तक़बिल के तकाज़ों को पूरा करने के साथ ही आलमी सतह पर मुस्तक़बिल के भारत की तामीर करेगा। इस वर्ष का बजट जो बजट शुरुआती बजट है, वास्तव में एक भविष्य की योजना बनाने का काम कर रहा है कि भविष्य के भारत के प्रति हमारी क्या अपेक्षाएं और इसमें हम किस ढंग से काम करेंगे। और आप ध्यान करें, हर क्षेत्र की चिंता की है। जैसे आपने महसूस किया होगा कि आम करदाताओं के लिए रिलीफ देने का काम किया है। मुझे लगता है इसकी अपेक्षा आम व्यक्ति बहुत लंबे समय से कर रहा था, तो उसकी शुरुआत जो की है एक सही ढंग से बात की। और राजकोषीय घाटे के बारे में भी जो अनुमान हमने दिया है वो एक ठीक अनुमान दिया है। तो हम इतना ही कह सकते हैं कि वास्तव में जीडीपी के बारे में भी जिस ढंग की हमने अनुमानित वृद्धि रखी थी वैसी वृद्धि का संभावना है। तो एक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि एक भविष्य के को ध्यान में रखते हुए भविष्य की योजना को बनाते हुए इस बजट को बनाया गया है। आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने गुज़िश्ता रोज लोकसभा में मोदी हुकूमत की दूसरी मियादकार का दूसरा बजट पेश किया। मगरबी यूपी के लिए इस बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। इनकलाबियों की सरजमीन मेरठ की मवाना तहसील के हस्तिनापुर को मुल्क के 5 अहम तारीखी मकामात में शामिल किया गया है। हस्तिनापुर का महाभारत के दौर से ताल्लुक है। वजीर मालियात ने बजट में हस्तिनापुर में कौमी म्यूजियम बनाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही हिंदुस्तानी विरासत और तहफ़्फ़ुज़ इदारे के क़याम का भी बजट में ऐलान किया गया है, जिसके बाद अब हस्तिनापुर के कदीम वक़ार की बहाली होगी और जल्द ही ये एक सयाहती मकाम के तौर पर फ़रोग़ पा सकेगा। बजट मंजूर होने से मेरठ के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। हस्तिनापुर के तारीखी मकामात के फ़रोग़ और दीगर सहूलियात के ऐलान के बाद यकीनी तौर पर हस्तिनापुर की तरक्की होगी। ऐसे में लोग इस बजट को मगरबी यूपी के अहम तारीखी मकाम के लिए काफ़ी अहम मान रहे हैं। आज का जो बजट आया है उसके ऊपर भी कहना चाहूँगा, उन्होंने युवाओं को, व्यापारियों को, यानी कि हर गरीब तबके को, क्योंकि उनका एक ही एजेंडा है कि अंतिम व्यक्ति तक हमें पहुंचना है, गरीब के घर तक पहुंचना है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये इतना अच्छा आज बजट हमारे देश के लिए दिया है, मैं इस पूरे बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार करता हूँ। बहुत ही गौरव का विषय है कि आज हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा जो 5 ऐतिहासिक नगरों का चयन किया गया, जिनको विकसित किया जाएगा, उसमें हमारा मेरठ जिले का हस्तिनापुर नगर भी है, जो एक बहुत ही महाभारत कालीन एक जगह है, जिसको हमारा दोबारा से सरकार के द्वारा उसको विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है इसमें, क्योंकि हस्तिनापुर गंगा के किनारे का शहर है और यहाँ पर एक इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, जहाँ पर ऐतिहासिक नगरी के साथ साथ गंगा के किनारे बहुत सारे देश विदेश से पक्षियों का भी आवागमन होता है। और ये वहाँ पर मैं सही मायने में वहाँ पर प्रकृति भी है और हमारा एक ऐतिहासिक नगरी भी है, उसको विकसित करने का जो कार्य किया जा रहा है, इसमें हमारे युवा लोगों को भी उसको अपनी संस्कृति को जानने का, समझने का मौका मिलेगा। और वहाँ पर एक म्यूजियम बनाया जाएगा, जो सारी चीज़ें प्रकृति की साथ साथ नेचर को विकसित किया जा रहा है। वहाँ पे अपनी जो हमारी प्रकृति संस्कृति है उसको विकसित किया जा रहा है। एक सराहनीय कदम है सरकार का। डिफेंस एक्सपो लखनऊ की तैयारियां आखिरी मराहल में पहुंच गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म की आमद से कबल जो रिहर्सल की जानी है वो भी हर रोज़ 10 बजे की जा रही है। सेल्फी पॉइंट और बैंकर बनाए गए हैं, जिसमें जाकर लोग ये देख सकेंगे कि फौज किस तरह से काम करती है। भारत में बने जदीद हथियारों की नुमाइश भी सजकर तैयार हो गई है, जिसे दुनिया के कई ममालिक के नुमाइंदे आकर देखेंगे। इस दौरान भारत की ताकत का मुजाहरा भी किया जाएगा।
इस डिफेंस एक्सपो में हमारी तरफ से एक सेल्फी पॉइंट लगाया गया है, जिसके अंदर BMP Mark 2 और पैरा फ्रेदरिंग और कुछ स्टैचू और कट आउट लगाए गए हैं और इसके अलावा कमांड पोस्ट बनाई गई है और इसके अलावा एक टैंक है T-90। तो ये डिफेंस एक्सपो की तैयारी चल रही है जो 5 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक लखनऊ में हो रहा है। इसमें अभी हम तैयारियां कर रहे हैं, धीरे धीरे 3 या 4 तारीख तक ये तैयारियां हमारी पूरी कंप्लीट हो जाए। कांग्रेस ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। कांग्रेस के रियासती सदर सुभाष चोपड़ा ने नई दिल्ली में आलूदगी की वजह से गुज़िश्ता 5 बरसों में हुई अमवात के लिए केजरीवाल हुकूमत पर सख्त तनकीद की। साथ ही आप हुकूमत पर बिजली के मामले में बड़ा घपला करने का इल्जाम भी आयद किया। कांग्रेस की मंशूर में वादा किया गया है कि दिल्ली में हुकूमत बनने के बाद कांग्रेस बजट का 25% हिस्सा आलूदगी को कंट्रोल करने पर खर्च करेगी। वहीं 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। 300 से 400 यूनिट तक 50%, 400 से 500 यूनिट तक 30%, 500 से 600 यूनिट तक 25% सब्सिडी दी जाएगी। वहीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बेरोजगार नौजवानों को बिलतरतीब 5,000 और 7,500 रुपए माहाना भत्ता देने का भी ऐलान किया है। दिल्ली के अंदर हर उस बच्ची को जो स्कूल कॉलेजेस और उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहती है, उनकी शिक्षा PhD तक कांग्रेस पार्टी फ्री करने की घोषणा करती है। दिल्ली में 300 यूनिट तक बिजली फ्री करेंगे। समाजवादी पार्टी के लीडर और विश्व हिंदू महासभा के सदर रंजीत बच्चन का इतवार की सुबह नामालूम शख्स ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक रंजीत सुबह सैर के लिए निकले थे, तभी नामालूम शख्स ने उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। इब्तदाई तफ्तीश में खानदानी रंजिश का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस हर पहलू से मामले की तफ्तीश कर रही है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने बताया कि इतवार को सुबह बार्लिंगटन चौराहे के पास नामालूम शख्स ने पहले छीना झपटी की कोशिश की, इसके बाद उसने रंजीत को गोली मारकर हलाक कर दिया। कि वे अपने मौसेरे भाई के साथ मॉर्निंग वॉक पे गए थे और ये परिवर्तन चौक से आगे जा रहे थे, OCR बिल्डिंग से निकले थे और आगे जाते समय इनके पीछे से किसी व्यक्ति ने इन्हें रोका। वो शाल ओढ़ा हुआ था, इनके पिस्टल लगाई और इन दोनों से मोबाइल फ़ोन स्नैच किया और इसी स्कफलिंग में उसने गोली चलाई। गोली रंजीत बच्चन को लगी और वे वहीं मौके पर गिर गए और आदित्य श्रीवास्तव के बाएं हाथ में गोली लगकर निकली है बाहर और वो घायल अवस्था में थे। फिलहाल जो जानकारी मिली है कि ये रंजीत बच्चन और इनकी पत्नी श्रीमती कालिंदी शर्मा बच्चन ये OCR बिल्डिंग में रहते हैं। 2002 से 9 के बीच में इन्होंने पूरे भारत में जो साइकिल यात्राएं निकाली गई थी, भारत यात्रा की गई थी सपा की तरफ से, उसमें ये शामिल थे और पत्नी के अनुसार इन्हें इस कार्यक्रम में अच्छे कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया था। अब ये भी जानकारी मिली है कि बाद में इन्होंने एक विश्व हिंदू महासभा के नाम से संगठन बनाया और ये उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इस समय ये उस OCR अपार्टमेंट में रह रहे हैं जो इन्हें समय ही आवंटित कर दिया गया था जब इन्होंने भारत यात्रा की थी। फिलहाल ये भी जानकारी में आया है कि पति पत्नी के बीच में कुछ पारिवारिक विवाद भी है और गोरखपुर में इस संबंध में संभवतः कोई मुकदमा भी कायम है। इस लाइन को भी देखा जा रहा है। इनसे जो लूट की घटना आदित्य श्रीवास्तव ने बताई है, उस घटना पे हमारी कड़ी नज़र है। फिलहाल CCTV फुटेज तलाशे जा रहे हैं। सभी लोगों के उनके जो बैकग्राउंड्स हैं वो देखे जा रहे हैं। उनके विवादों पर नज़र रखी जा रही है और सिविल पुलिस क्राइम ब्रांच की 8 टीमें इस समय लगातार इस पर काम कर रही हैं जो विभिन्न एंगल्स पे काम कर रही हैं।
बदायूं के दातागंज कोतवाली हलके की बरेली दातागंज रोड के भिटौली गांव के पास देर रात एक नामालूम गाड़ी ने कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तेज रफ्तार से आ रही कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 दीगर लोग शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 4 महलूकीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये सभी लोग दातागंज कोतवाली हलके के सुमेर के रहने वाले थे। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 लोगों ने अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। दातागंज बरेली रोड पर एक मारुति कार और अज्ञात वाहन में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मौके पर 2 आदमी की मृत्यु हो गई तथा अस्पताल में 2 की और हो गई। इस तरह कुल 4 आदमी की मृत्यु हुई है, शेष 4 आदमी घायल थे। कि मामला था रुधेली के और समड़ेर के बीच में एक्सीडेंट हुआ, 4 लोग मर गए, 2 लोग घायल हो गए। जिला कानपुर शहर में गुज़िश्ता दिनों शहरियत तरमीमी एक्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के खिलाफ तशद्दुद भड़काने के इल्जाम में पुलिस ने केरल की शिद्दत पसंद तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 5 अरकान को खुफिया एजेंसियों के इनपुट की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी कानपुर शहर अनंत देव तिवारी के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों कानपुर में सीए की मखालफत के नाम पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की गई। इस दौरान अमन में खलल डालने के साथ ही आगजनी, पथराव और फायरिंग की गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए थे। इन सभी वाक़यात में साजिश रचने में पीएफआई का किरदार सामने आने के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 5 अरकान को गिरफ्तार किया गया है। जो सीए का विरोध करने के नाम पर 144 का उल्लंघन किया गया, शांति भंग की गई, कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न की गई, पथराव किया गया, आगजनी की गई। इन सब घटनाओं फायरिंग की गई, 3 लोग की मौत हुई और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। इन सब में जो षड्यंत्र की भूमिका में और विभिन्न प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से काम करके यहाँ पर लोगों को भटकाने में पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की भूमिका सामने आई है, जिसके 5 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। और भी उनके पूछताछ के आधार पर यहाँ पर जो पहले से नेटवर्क पीएफआई का रह रहा था, जो विभिन्न प्रकार से यहाँ पर हालात खराब करने में, तनाव उत्पन्न करने में, कानून व्यवस्था की स्थिति को उत्पन्न करने कराने में किसी भी प्रकार से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भूमिका थी, उन सबका अनावरण किया जा रहा है, उन सब के बारे में छानबीन की जा रही है। आगे और भी इनकी गिरफ्तारियाँ की जाएंगी। धन्यवाद। वाराणसी में सरस्वती पूजा के बाद लोग मां गंगा में मूर्ति विसर्जन किया करते थे, लेकिन गुज़िश्ता कुछ बरसों से गंगा को आलूदगी से पाक बनाने के मकसद से हुकूमत की हिदायत पर अब मूर्तियों का विसर्जन तालाबों में किया जाता है। इस साल सरस्वती की मूर्ति का विसर्जन शहर के वस्त में वाक़े मैदागिन और दीगर तालाबों में किया गया। लोगों ने पूरी धूमधाम के साथ मां सरस्वती की आरती उतारकर मैदागिन में मूर्तियों का विसर्जन किया। इस मौके पर लोग जोश खरोश के साथ ढोल ताशों की थाप पर नाचते और झूमते नजर आए। आजमगढ़ वन स्टॉप सेंटर का संगे बुनियाद और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत बधाई हो आपको बेटी हुई है के उन्वान से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह वजीर बराए ख्वातीन और अतफाल बहबूद स्वाति सिंह ने डीएवी में वाक़े सेंटर में किया। इस वन स्टॉप सेंटर में एक ही छत के नीचे एसिड अटैक, अस्मत दरी और समाजी इस्तेहसाल की शिकार ख्वातीन को मेडिकल काउंसलिंग की सहूलत मिल सकेगी। स्वाति सिंह ने कहा कि बेटियों को मजबूत बनाने वाला प्रोग्राम है। इस मौके पर उन्होंने साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव के बयान की भी मजम्मत की। मैं जिस कार्यक्रम में आई हूँ वो बेटियों को ही सशक्त बनाने का कार्यक्रम है, और ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है। जिस देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुहिम को चलाते हैं, मुझे लगता है कि भविष्य में एक भी महिला ऐसी नहीं होगी जिसे हम ये कह पाएँ कि वो सक्षम नहीं है। मुझे लगता है कि अखिलेश जी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ लोग ये कहते हैं लड़के हैं, लड़कों से तो गलतियां हो जाती हैं। तो जिन लोगों की सोच ऐसी है, शायद मुझे लगता है वो कुछ भी कहने के लायक नहीं। जिला हापुड़ में 300 साल पुरानी श्री दरगाह बाबा की कदीम समाधि पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का पैगाम देते हुए बसंत पंचमी पर लगने वाला अजीमुश्शान मेला इख्तिताम पजीर हो गया। बताया जाता है कि यहाँ सच्ची अकीदत के साथ दुआ करने पर अकीदतमंदों की मुरादें पूरी होती हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड के पहुँचने वाले अकीदतमंद समाधि पर चादर और गुड़ चढ़ाकर अपनी मुरादें पूरी होने की मन्नत मानते हैं। 300 साल कदीम समाधि पर हर साल बसंत पंचमी के मौके पर मेले का इनेकाद किया जाता है, जिसमें कई रियासतों के अकीदतमंद दरगाह पर आते हैं। इसके अलावा आसपास के लोग भी मेले में बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। प्राचीन मंदिर है
और यहाँ पे बहुत श्रद्धालु आते हैं। बसंत पंचमी का भली भांति अच्छी प्रकार से मेला भरता है और बाबा जी की बड़ी कृपा है। सारे श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर और मत्था टेकते हैं, अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं। उचित बताया जाता है कि यह मंदिर एक ही रात का बना हुआ है और बाबा दरगाही साहब ने इसमें समाधि ली थी और जब से ये मेला लगा हुआ आ रहा है। हम दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी श्रद्धा माने, उनकी श्रद्धा भी पूरी होती है। जब श्रद्धा पूरी होती है तो अगली बार खुशी मनाते हुए आते हैं और उनकी श्रद्धा जरूर पूरी होती है। हमने खूब देखा है कि उनकी श्रद्धा पूरी होती है। मान्यता ये है कि उनका शरीर किसने दफनाया नहीं, किसने जलाया नहीं, वो बैठे बैठे अलोप हो गए। तो तभी से ये मान्यता है कि ये बाबा जिनकी समाधि है सिद्ध बाबा हैं, चेतन समाधि है और ये कभी भी प्रकट हो सकते हैं। बर्री फौज भर्ती 2020 फतेहपुर जिले के पीएससी ग्राउंड में 2 फरवरी से 20 फरवरी तक मुनक़िद हो रही है। इस फौजी भर्ती में यूपी की फतेहपुर समेत 13 अजला के 93,327 नौजवान अपनी किस्मत और जुनून का इम्तिहान देंगे। इसके लिए फौज के अफसरान के अलावा जिला इंतजामिया ने भर्ती से मुताल्लिक़ तैयारियों का खाका तैयार कर लिया है। पानी, टॉयलेट, एम्बुलेंस, तिब्बी टीम, फायर ब्रिगेड वैन और सिक्योरिटी के मद्देनजर दीगर इंतजाम किए गए हैं, जिससे बाहरी जिला से आने वाले उम्मीदवारों को किसी तरह की दुश्वारी न हो। फौज भर्ती डायरेक्टर कर्नल आशुतोष ने बताया कि जिला फतेहपुर में फौजी भर्ती 2 फरवरी से शुरू होकर 20 फरवरी तक चलेगी। फौज की ऑनलाइन पोर्टल पर 16 जनवरी तक कराए गए रजिस्ट्रेशन वाले उम्मीदवार फौजी भर्ती के एंट्रेंस के अहल होंगे। पीएससी ग्राउंड में खुसूसी तौर पर उम्मीदवारों के लिए पीने के पानी और टॉयलेट के इंतजाम के साथ ही ठहरने के लिए रैन बसेरे भी बनाए गए हैं। गोंडा जिले के उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट दे रहे हैं। सिक्योरिटी इंतजाम के तहत मजिस्ट्रेट की तैनाती के साथ ही रास्तों पर पुलिस फोर्स भी लगाई गई है। जो उम्मीदवार सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं उनकी रवानगी के लिए इजाफी बेस लगाई गई है। 13 जिलों के बच्चों के लिए है, जिसमें हमारे पास 93,327 कैंडिडेट्स ने नामांकन दर्ज कराया है और इनको हमने जिले और तहसील वाइज अलग अलग दिन की एडमिट कार्ड इशू कर रखे हैं, जो 2 से लेके 20 तारीख तक चलेगा। और इसमें आज से ये कार्रवाई शुरू हुई है, जिसमें गोंडा जिले के कुछ तहसील हैं जिनको आज उनके अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। जो अन्य व्यवस्था है उसमें जो बच्चे अगर किन्हीं कारणोंवश उस भर्ती में सिलेक्ट नहीं होते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को डिपार्चर के लिए एआरएम को निर्देशित किया गया था कि वो अपना एक एक्स्ट्रा बसें जिस डिस्ट्रिक्ट से, चूँकि ये भर्ती प्रक्रिया डे बाई डे डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए गए हैं, तो जहाँ से वो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए अलग से एक्स्ट्रा बसें लगाई गई हैं और ट्रेनों पे डिस्प्ले भी वगैरह उनको किया गया जानकारी देने के लिए। और 1-2 जगह पर हम लोगों ने सामान्य रूप से रुकने का एक कॉमन रेन बसेरा भी बनवा रहे हैं, ताकि कि वो बच्चे आएँ और अगर रात में स्टे करना चाहें तो स्टे कर सकें। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज जीत ली है। न्यूजीलैंड के साथ अपने आखिरी मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जीत के लिए 164 रनों का हदफ दिया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम दिलचस्प मुकाबले में 9 विकेट गंवाकर 156 रन ही बना सकी। इस तरह भारत ने न्यूजीलैंड को 7 रनों से शिकस्त दी। SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन की 54वीं यौम तासीस तकरीब से खिताब करते हुए SC/ST कमीशन के साबिक चेयरमैन PL पुनिया ने कहा कि तंजीम चलाना और उसके जरिए लोगों को जोड़ना एक दुश्वार काम है, जिसे ये तंजीम बखूबी अंजाम दे रही है। रिजर्वेशन खत्म करने के मामले पर भी इस तंजीम ने तवील जद्दोजहद की है। भले ही उसका हुक्म अदालत से आया हो, लेकिन सूरत हाल से लोगों को आगाह कराने में तंजीम ने अहम किरदार निभाया है। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। कोरोना वायरस से मुतासिर चीन के वुहान शहर से 321 हिंदुस्तानियों को लेकर एयर इंडिया का दूसरा तैयारा पहुंचा नई दिल्ली। इसमें उत्तर प्रदेश के 53 लोग हैं शामिल। आयुष्मान स्कीम से महरूम रहने वाले लोगों को रियासत में मिलेगा मुख्यमंत्री जन आरोग्य स्कीम का फायदा। मेलों के जरिए बनाए जाएंगे गोल्डन कार्ड। 5 लाख रुपए तक की तिब्बी सहूलत मिलेगी मुफ्त। लखनऊ में मॉर्निंग वॉक पर निकले हिंदूवादी लीडर रंजीत बच्चन का गोली मारकर कत्ल की वजूहात का नहीं चल सका है पता। चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिस एहलकारों को किया गया मुअत्तल।
और भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में 5-0 से हासिल की कामयाबी। आखिरी मैच में भारत ने मेजबान टीम को 7 रनों से दी शिकस्त। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, शब ब खैर।